हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू एसजी एकेडमी। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल के वीडियोस आपको टॉपिक समझने में हेल्प कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ प्रेस द बेल बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, feel free to write at gaurav13shaurya@gmail.com or shaurya13@gmail.com। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे बी स्प्लाइन कर्व के बारे में। बी स्प्लाइन कर्व जो होते हैं वो एडवांटेजेस होते हैं ओवर द बेजियर्स कर्व। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने बेजियर्स कर्व वाले लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स को समझ लिया होगा और आप अब बी स्प्लाइन कर्व को देख सकते हैं। अगर आपने बेजियर्स कर्व और उसके सॉल्व्ड एग्जांपल को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपको ये लेक्चर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बी स्प्लाइन कर्व का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि बेजियर्स कर्व में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल थी वो हमेशा डिपेंड करती थी नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स पर। यहाँ पर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसलिए कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि बी स्प्लाइन जो है वो कंसेप्ट यूज करता है जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या होता है? सेगमेंट्स वो प्रॉपर्टी है बी स्प्लाइन कर्व की जो हमारी किसी भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम k इक्वल टू 3 बोल रहे हैं, इट मीन्स जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो डिपेंड करेगी k पर। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। हमने यहाँ पर एक कर्व लिया है जहां पर हमारे पास कंट्रोल पॉइंट है P0 से लेकर P6। अगर हम k इक्वल टू 3 बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारा जितने भी नंबर ऑफ सेगमेंट्स बनेंगे उसमें जो कॉम्बिनेशन होगा वो 3 कंट्रोल पॉइंट्स का होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम बात करें P0, P1, P2, ये तीनों मिलकर हमें एक सेगमेंट प्रिपेयर करके देते हैं और ये जो सेगमेंट प्रिपेयर करके दे रहे हैं हमने उसको बोला Q1। इन द सेम मैनर P1, P2, P3 एक सेकंड सेगमेंट को बनाता है और जो सेकंड सेगमेंट है उसको हम बोल रहे हैं Q2। नेक्स्ट, अगर हम P2, P3, P4 की बात करें तो हमें एक नेक्स्ट सेगमेंट मिलता है जिसको हम Q3 बोल रहे हैं। देन P3, P4, P5 हमें एक नेक्स्ट सेगमेंट प्रिपेयर करके देगा जिसको हम Q4 बोल रहे हैं। एंड फाइनली हम अगर बात करें तो P4, P5 एंड P6 हमें एक लास्ट सेगमेंट प्रिपेयर करके दे रहा है जिसको हम Q5 बोल रहे हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज बी स्प्लाइन का क्या है कि हम बी स्प्लाइन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि हम बेजियर्स में नहीं कर पा रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ कर्व होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। सिमिलरली बी स्प्लाइन जो होता है वो n+1 कंट्रोल पॉइंट से मिलकर बना होता है और यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ कर्व होता है वो किस पे डिपेंड करता है? k पर। k क्या है हमारा? अगर कितने नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स को मिलकर हम किसी सेगमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंडली, हमारा बी स्प्लाइन कर्व में हमारे पास लोकल कंट्रोल होता है कर्व के ऊपर जो कि बेजियर्स कर्व में नहीं होता था। बेजियर्स कर्व में क्या होता था? हम अगर कोई भी कंट्रोल पॉइंट की पोजीशन चेंज करेंगे तो पूरे कर्व का हमारा पोजीशन, पूरे कर्व का हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लोकल कंट्रोल, और वो लोकल कंट्रोल किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेगमेंट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास k का वैल्यू 3 है। k का वैल्यू 3 मींस अगर हम ऑर्डर ऑफ कर्व की बात करें तो वो हमें कौन बताएगा? k। यहाँ पर हमने ये मान के चले हैं कि P0, P1 एंड P2 हमारा एक सेगमेंट बना रहा है जो हम K1 से स्पेसिफाई कर रहे हैं। P1, P2, P3 दूसरा सेगमेंट बना रहा है जो हम K2 से स्पेसिफाई कर रहे हैं। इन द सेम मैनर P2, P3 एंड P4 एक नेक्स्ट सेगमेंट बना रहा है जिसको हम K3 से स्पेसिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम ये मान लेते हैं कि जो P1 पॉइंट था इसकी हमने पोजीशन को चेंज कर दिया और उसको हमने न्यू P1 पॉइंट पर पहुंचा दिया। इट मींस अगर ये बेजियर्स कर्व होता तो यहाँ पर पूरे कंट्रोल का ग्राफ चेंज हो जाता, लेकिन बी स्प्लाइन कर्व में क्योंकि हमारे पास लोकल कंट्रोल होता है तो सिर्फ वही ग्राफ का पोर्शन चेंज होगा जो इफेक्ट करता होगा इन कंट्रोल पॉइंट्स को। वो हमारा पोर्शन क्या है? दैट इज द एरिया फ्रॉम P0 टू K1। तो फिर
अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हम ये मानते हैं कि जो ग्राफ हमारा अभी इस ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग आ रहा था, दैट इज P0 टू K1, अब वो शायद कुछ इस तरीके से ड्रॉ होकर आ सकता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरा ग्राफ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट चेंज हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं वी आर हैविंग लोकल कंट्रोल ओवर द कर्व। बी स्प्लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हम इस कर्व को यूज कर सकते हैं टू ड्रॉ ओपन एंड द क्लोज कर्व। इट मींस कि अगर हमें कोई ओपन या क्लोज कर्व बनाना है तो हम बी स्प्लाइन को यूज कर सकते हैं, जबकि हम बेजियर्स को इसके लिए यूज नहीं कर पा रहे थे। सेकंड, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। अभी अपने वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि हम एक k की वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और k की वैल्यू हमें क्या बताती है कि कितने कंट्रोल पॉइंट्स से मिलकर हम किसी एक सेगमेंट को बनाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम k का वैल्यू कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, k-1। सो अगर हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री k-1 होता है, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि जो हम k की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, k की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए और वो कहां तक जा सकती है, n+1 तक। n+1 मींस दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ द कंट्रोल पॉइंट्स, जबकि बेजियर्स कर्व में जो डिग्री ऑफ कर्व होती थी वो होती थी n-1। अगर हमारे पास लेट अस से 6 कंट्रोल पॉइंट्स हैं तो जो डिग्री ऑफ द कर्व होती थी वो 5 होती थी, लेकिन यहाँ पर जो डिग्री ऑफ द कर्व है वो डिपेंड करता है हमारे सिलेक्शन पे, दैट इज ऑन द वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट, अगर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि किसी एक बेजियर्स बी स्प्लाइन कर्व में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स हम कितने बना सकते हैं, इसके लिए हमने ये कंसीडर किया है कि जो ऑर्डर ऑफ द कर्व है वो हम 3 ले रहे हैं और जो टोटल नंबर ऑफ हम n की बात कर रहे हैं दैट इज 6 का मतलब ये होता है कि अगर हम कंट्रोल पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो 7 होंगे, दैट इज n+1। सो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हम कितने बोल सकते हैं, 6 - 3 + 2 = 5। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे, अगर हम इस बी स्प्लाइन कर्व को नंबर ऑफ सेगमेंट्स में बाइफरकेट करना चाहें तो वो हो सकते हैं 5। और ये नंबर ऑफ सेगमेंट्स ही हमें बताते हैं कि जो हमारा पैरामीटर u होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ सेगमेंट्स 5 आ रहे हैं, इसलिए जो पैरामीटर u होगा उसकी वैल्यू लाई करेगी 0 to 5 और इसका बाइफरकेशन होगा 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5। इट मींस यहाँ पर एक 5 छोटे छोटे कर्व बनेंगे जो अपने आप में एक लोकल कंट्रोल रखते होंगे। अगर हम जो एग्जांपल स्टार्टिंग में लिए थे उसी को कंसीडर करें, जहां पर हमारे पास टोटल 5 सेगमेंट्स बने थे और कंट्रोल पॉइंट की वैल्यू भी हमने 3 रखी थी, उस केस में जो वैल्यू ऑफ u होगी वो वेरी करेगी फर्स्ट सेगमेंट के लिए 0 से लेकर 1 तक, सेकंड सेगमेंट के लिए 1 से 2, थर्ड सेगमेंट 2 to 3, 4 के लिए 3 to 4 एंड 5 के लिए 4 to 5। लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बी स्प्लाइन कर्व इज कि अगर हम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स को बढ़ाते हैं या कम करते हैं उससे हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, n = 5। इट मींस टोटल नंबर ऑफ जो कंट्रोल पॉइंट्स होंगे वो 6 होंगे और k अगेन जो सेगमेंट के लिए जो कंट्रोल पॉइंट्स की वैल्यू हम रख रहे हैं वो 3 है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, दैट इज k-1। इसका मतलब जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा इस एग्जांपल में 2 होगी। नाउ अगर हम ये कंसीडर करें कि हमने जो n की वैल्यू है वो हम उसको बढ़ाकर 7 कर देते हैं, इसका मतलब जो n+1 हमारा होगा, जो n+1 हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेगमेंट्स तो हमारे डिफर कर सकते हैं, लेकिन हम k की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेंज नहीं होगी। जबकि बेजियर्स कर्व में अगर हम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स को चेंज करते थे तो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी चेंज हो जाती थी। नाउ लेट अस सी द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ द बी स्प्लाइन इन टर्म्स ऑफ द ब्लेंडिंग फंक्शन। ब्लेंडिंग फंक्शन, जैसा हमने बेजियर्स कर्व में भी बात की थी, ब्लेंडिंग फंक्शन क्या करता है, ये हमारे सारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स को एक साथ क्लब कर देता है और जो भी पॉइंट हमारे कर्व पर एग्जिस्ट करने वाले होते हैं उनकी कोऑर्डिनेट पोजीशंस हमें बताता है। जैसे हमने
बेजियर्स कर्व के लिए एक ब्लेंडिंग फंक्शन को स्पेसिफाई किया था, यहाँ पर भी बी स्प्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन के थ्रू लिखा जा सकता है P ऑफ U। जो P ऑफ U होता है, P ऑफ U हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, दैट इज समेशन ऑफ I स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू n B ऑफ I के U P के। यहाँ पर P के जो होता है, P के हमारे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमने P0, P1, P2, P3, P4 लिया, ये हमारे कंट्रोल पॉइंट्स होंगे। U क्या होता है, U हमारा पैरामीटर होता है जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक चलती है, दैट वैल्यू गोज फ्रॉम 0 टू n माइनस के प्लस 2। अब यहाँ पर n और k क्या होता है, n क्या होता है, n वो होता है जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे अगर हमने ये बोला कि हमारे पास टोटल कंट्रोल पॉइंट 6 हैं, तो जो n की वैल्यू होगी वो 6 माइनस 1 होगी, दैट इज 5। और k क्या है, k हमारा ऑर्डर ऑफ कर्व बताता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया कि कोई भी सेगमेंट हमारे 3 कंट्रोल पॉइंट से मिलकर बन रहा है, इसका मतलब k का वैल्यू कितना होगा, k इज इक्वल टू 3। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर हम पोजीशन वेक्टर को x और y या z के टर्म्स में लिखना चाहें, तो x की टर्म्स में क्या होगा, समेशन I stands from 0 to n b of I के u x के। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, तो x y z के टर्म्स में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ p को x से, p को y से और p को z से हमको रिप्लेस कर देना होगा। यहाँ पर फिर मैं आपको एक बार बता दूं, जो वैल्यू ऑफ k होती है, सिर्फ और सिर्फ वो ही रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे नंबर ऑफ सेगमेंट्स के लिए। इसलिए जितने भी नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे या ऑर्डर ऑफ कर्व होगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा हमारी वैल्यू ऑफ k पर। नाउ द जनरलाइजेशन ऑफ द बी स्प्लाइन फंक्शन। जैसे बेजियर्स कर्व में हमारे पास एक बेजियर्स फंक्शन होता था, उसी तरीके से जब हमने आपको बताया तो वहां पर एक टर्म हमारे पास आती है जिसे हम बोलते हैं बी आई के यू, एंड दिस टर्म इज नोन एज बी स्प्लाइन फंक्शन। इस बी स्प्लाइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा होती है u माइनस टी आई बी आई के माइनस 1 u डिवाइडेड बाय टी ऑफ आई प्लस k minus 1 minus ti plus t of I plus k minus u bi plus 1 k minus 1 u divided by t of I plus k minus ti plus 1। यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि वैल्यू कैसे निकल कर आ रही है। फॉर द सिंपलेस्ट फॉर्म आपको ये वैल्यू याद करनी होगी। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन एक रिकर्सिव इक्वेशन है, क्योंकि बी आई के ऑफ यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए बी आई के माइनस 1 यू का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर अगर हम टी आई की बात करें तो टी को हम बोलते हैं नॉट वेक्टर। टी को कई जगह ज्वाइंट पॉइंट भी बोला जाता है, जहां पर कर्व के पीसेस आपस में ज्वाइन होते हैं। इसका मतलब अगर हम टी आई की वैल्यू की बात करें तो टी आई की वैल्यू हमेशा लाई करेगी, दैट इज n प्लस के से लेकर 0 के बीच में। इट मींस यहाँ पर हमें n पता होता है, n कितना होता है, अगर हमारे पास टोटल कंट्रोल पॉइंट्स 5 हैं तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। k हमारा ऑर्डर ऑफ कर्व, k मींस कितने कंट्रोल पॉइंट्स ज्वाइन होकर या क्लब होकर एक सेगमेंट को डिफाइन करेंगे। सो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं, और इस इक्वेशन में हमें ti की वैल्यू को प्लेस करना हो, तो यहाँ पर हम आपको 3 कंडीशंस बता रहे हैं। ये 3 कंडीशंस पे ti की वैल्यू क्या होगी, ti की वैल्यू 0 होगी अगर i की वैल्यू लेस देन k होती है। ti की वैल्यू i माइनस के प्लस 1 होगी अगर i की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन k टू n, और ti की वैल्यू n माइनस के प्लस 2 होगी अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन n होगी। ये वैल्यूज कैसे यूज होती हैं, जब हम बी स्प्लाइन का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये वैल्यूज कैसे हम निकाल सकते हैं। लास्टली, उम्मीद है आपको बी स्प्लाइन कर्व, बेजियर्स एंड बी स्प्लाइन कर्व में क्या क्या डिफरेंसेस हैं समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज डोंट हेजिटेट एंड राइट मी एट gaurav13shaurya@gmail.com, and please don't forget to subscribe my channel and press the bell button. Thank you.